रहने दो ना प्लीज। नहीं बेटा, अच्छी आदत नहीं। जिंदगी में बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, और जो लोग एडजस्ट नहीं करते उनकी समस्या आती है। अभी तो एक अनजान आदमी से ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, और उसके बाद तुमको पता चलेगा एडजस्ट करना क्या होता है। नहीं, बहुत मुश्किल आती है भाई। मुझे भिंडी पसंद है, सामने वाले को भिंडी पसंद नहीं। अब घर में भिंडी बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। तो उसको एडजस्टमेंट करना कहते हैं। कि कुछ लोग लाइट चालू रख के सोते हैं, कुछ को अंधेरे में नींद आती है। अब बताओ क्या करो? अलग अलग कमरे में सोना पड़े, क्या होगी? बस उसी को जैविक नियंत्रण कहते हैं। तो जो भी चीजें जैविक नियंत्रण में प्रयोग होती है उनको हम कहते हैं बायो एजेंट। क्या कहते हैं बेटा? है ना। अब कुछ लोग इसको मित्र कीट कह देते हैं। कीट कह दोगे तो मामला छोटा हो जाएगा, है ना। तो बायो एजेंट कोई पशु पक्षी भी हो सकता है, मछलियां भी हो सकती है, कई बार मेंढक भी होते हैं, है ना। कीट भी हो सकते हैं और सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। कोई आपसे पूछे बायो एजेंट कौन हो सकता है? हर वो जीवित पदार्थ जो खरपतवारों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा? बायो एजेंट। और बायो एजेंट का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि उसका होस्ट स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होना जरूरी है? इसका मतलब क्या है कि वो केवल एक विशेष प्रकार के पौधों को ही मारना चाहिए। तो इसके लिए टेस्ट होता है जिसको कहते हैं स्टारवेशन टेस्ट। अच्छा, अगर कोई बहुत ज्यादा भूख लग रही हो किसी को, तो अंग्रेजी में क्या कहेगा वो? आई एम हंग्री, है ना। पर ये अच्छा शब्द नहीं है। अंग्रेजी में उसका ज्यादा अच्छा अर्थ है आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग का मतलब मैं भूख से मर रहा हूं। तो स्टारवेशन का मतलब भूख से भूखों मरना, है ना। जैसे नाइट्रोजन की कमी से अनाज वाली फसलों में स्टारवेशन हो जाता है। स्टारवेशन मतलब भूखमरी हो जाती है ना। तो स्टारवेशन टेस्ट क्या है? मान लो अपन यहां से कहीं जा रहे हैं, अपन ने देखा कि कोई कीड़ा गाजर घास खा रहा था, अपने तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे दुश्मन का दुश्मन वही तो बायो एजेंट है। खरपतवार हमारे दुश्मन है और उनको जो मारने वाले वो सब क्या है? बायो एजेंट। तो अपने को खुशी हो गई कि यार मैंने एक नया बायो एजेंट ढूंढा जो क्या खा रहा है? गाजर घास। में ले गया लेबोरेटरी में, उसको रखा, 2 5 10 और पकड़े, जनसंख्या वृद्धि कराई, 3 साल तक वो हो गए 50 लाख। ले जाके खेत में छोड़ दिया, 7 दिन में पूरे खेत की गाजर घास खत्म, 15 दिन में पूरा गेहूं भी खत्म। क्योंकि गाजर घास खत्म हो जाएगी तो वो क्या खाएगा? कहीं तो खाएगा कुछ। अब कैसा कीड़ा ढूंढना है जो गाजर घास तो, पर गेहूं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन? होस्ट स्पेसिफिक, है ना। परपोषी वैशेषिक होना चाहिए कि वो एक ही निश्चित प्रकार के पौधों का भक्षण करना चाहिए। अब उसे पूछ लेंगे कि भाई तो गेहूं खाता है क्या, तो वो कहेगा नहीं। फिर बाद में खा जाए बोले मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उस कीड़े को जिसको अपन ने देखा तू गाजर घास खा रहा, चल ठीक है आजा, उसको एक डब्बे में रखेंगे, 24 घंटे तक खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। अब आदमी 24 घंटे खाना नहीं खाए तो कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता, पर अगर कीड़ा 24 घंटे खाना नहीं खाए तो उसकी स्थिति मरने जैसी हो जाती है, स्टार्विंग। फिर उसको खाने के लिए किसकी देंगे? गेहूं की पत्ती देंगे। अगर वो मर जाए और गाजर घास नहीं खाए, इसका मतलब वफादार था। गेहूं नहीं खाए, हाँ तो गेहूं पत्तियां खाने के लिए दी। अगर वो मर जाए और गेहूं नहीं खाए, इसका मतलब वफादार। बोले सर उसका प्रयोग कैसे करेंगे? अरे कीड़े झूठ नहीं बोलते, उसकी प्रजाति नहीं खाती है ना। नहीं तो अपने इसमें कहते वो तो मेरे तो नॉन वेजिटेरियन था इसलिए नहीं खाया, वो तो वेजिटेरियन वाले खा गए। तो कीड़े झूठ नहीं बोल सकते। इंसान और पशुओं में ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या है? कि झूठ सिर्फ इंसान ही बोल सकता है, धोखा सिर्फ, नुकसान सिर्फ, बाकी सभी जीव अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करते हैं। तो जो बायो एजेंट हमने ढूंढा उसका होस्ट स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है? वो किसी विशेष प्रकार के पौधों का ही भक्षण करता। दूसरा, उसको चेक करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? स्टारवेशन टेस्ट। बायो एजेंट को चेक करने के लिए कि भाई तो हमारे लिए वास्तव में लाभदायक है कि आगे जाके हानिकारक बन जाएगा। तो उसके लिए अपन उसको 24 घंटे भूखा रखते हैं, खाने के लिए फसलों की पत्तियां देते हैं। अगर वो नहीं खाए और मर जाए, इसका मतलब वफादार। हाँ, मतलब उसकी जो प्रजाति है, स्पीशीज है, वो अपनी फसलों का भक्षण नहीं करती, उसकी लिस्ट में है ही नहीं। क्लियर है मामला? चलो, तो बायो एजेंट में देखो ऐसे ही बता देता हूं मैं तुमको। कपास के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए बतख और हंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है पता? अपने यहाँ नहीं होता है, विदेशों में होता है, ठीक है। और धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए मछलियां आती है विशेष प्रकार की। अभी बहुत चल रहा है राइस फिश फार्मिंग सिस्टम, है ना। धान के खेत में पानी भरते हैं और मछलियां छोड़ देते हैं। तो वो जो मछलियां है वो यूरिक एसिड छोड़ती है, एमिनो अम्ल छोड़ती है, जिससे धान को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। बदले में छोटे मोटे कीड़े वीड़े, शैवाल, खरपतवार सब खा जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, है ना। तो धान के अंदर जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए मछलियों का प्रयोग किया जाता है और कपास में बतख और हंस का किया। इसके अलावा कीटों का और सूक्ष्म जीवों का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो अपन देखेंगे कि कौन से कीट का प्रयोग किस खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इधर खरपतवार लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे? कीट प्रजाति। अब सबसे पहला जैविक नियंत्रण किसका किया गया बेटा? लेंटाना का। किसका किया गया?
लेंटाना का, है ना। कोई आपसे पूछे कि सर्वप्रथम किसका जैविक नियंत्रण किया गया, लेंटाना का। कब किया गया? 1902 में। कहां किया गया? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहां पर है? अमेरिका में, है ना। और कीट का नाम था एग्रोमाइजा लेंटाना। इसके नाम में लेंटाना लिखा है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। और क्रोसिडोसिमा लेंटाना, क्रोसिडोसिमा लेंटाना, ऐसे भी याद कर सकते। तो लेंटाना को क्रोसिन दे दो तो मर जाता है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर हमारे पास है गाजर घास। लिख दूंगा सेकंड नंबर पे। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि आपकी 12वीं की किताब में 2 ही नाम लिखे हुए बस, है ना। गाजर घास के लिए जाइग्रोगामा बाइकोलोरेटा। वो गांव जाएगा और 2 कलर का आटा खाएगा। मैं तो ऐसे ही याद करता हूं, बाकी चारों ऑप्शन में से मिल जाता है मुझे कि कौन था। तो गाजर घास गांव जाएगा और 2 कलर का और मर जाएगा, है ना। ये कीट का नाम है ना, उसका नाम है लीफ ईटिंग बीटल, पत्ती खाने वाला बीटल। बाकी तो बहुत सारे, जैसे नागफनी, जलकुंभी, मोथा और गोखरू। देखो नागफनी का नाम क्या है बताओ? ओपेंशिया डिलेनाई। तो इसके लिए डेक्टाइलोपियस ओपेंसी। ये आ गया ओपेंसी। बस ऐसे ही पकड़ना पड़ेंगे, ये वैज्ञानिक नाम है, आज याद होंगे 3 दिन बाद फिर स्लिप मार देंगे, है ना। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको तो याद रखना है, बाकी इनको ऐसे पकड़ना है। या लेंटाना लिखा है तो लेंटाना के लिए, या भी लेंटाना के लिए, या ओपेंशिया लिखा है तो ओपेंशिया डिलेनाई के लिए। फिर 2 और है ना, डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसिस और डेक्टाइलोपियस सिलोनिकस। कोई आपसे पूछे भारत में किसका प्रयोग किया गया? डेक्टाइलोपियस सिलोनिकस का। जलकुंभी, जलकुंभी तंबाकू खिला तो मर जाएगा। निकोटिना, निकोटियाना। जलकुंभी का नाम क्या है? इकोर्निया क्रिसिपस। तो यहां क्या आ जाएगा? मतलब ये ऐसे कीट है जिनको तभी ढूंढा गया जब इनकी जरूरत पड़ी, बाकी वैज्ञानिकों को कोई लेना देना। देखो लेंटाना खाने वाला ढूंढा और उसका नाम क्या रख दिया? एग्रोमाइजा लेंटाना, लेंटाना खाने वाला, है ना। ओपनसी नागफनी का कीड़ा देखा, उसका नाम क्या रख दिया? पौधों के नाम पे नाम रख दिया। इधर देखा इकोर्निया में लग रहा है इकोर्निया, है ना। तो निकोटियाना इकोर्निया और निकोटियाना ब्रूची। जलकुंभी की नाक काट दो तो बुची हो जाएगी, बस और क्या। और मोता, माथे पे बैटरी रख दो, बेट्रा वेरुटाना। अरे ऐसे ही याद करना पड़ता, अपना दिमाग है ना, सीधे सीधे चीजों को याद नहीं करता। और गोखरू के सिर में छोटा सा छेद बना दो, लीजन। माइक्रो लेजिनस लिप्रिफॉर्मिस। और मुझे पूरा यकीन है कि कल तुम ये याद करके मुझे सुना दोगे सही में। तो ये हो गया अपना कीट प्रजातियां और 6 खरपतवार, जिसमें से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी तुम्हारी श्रद्धा भक्ति, ये और ये। क्लियर है मामला? ठीक है। अब बहुत सारी कवक भी ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो क्या करती है? खरपतवारों में रोग पैदा कर देती है। इनको कहा जाता है कवक शाकनाशी। क्या कहा जाता है बेटा? ऐसी कवक जो शाकनाशी की तरह कार्य करती है, क्या कहलाती है ना। पर इसको अपने कुछ बुक्स में क्या लिख रखा है? जैव खरपतवार नाशी। अब जैव खरपतवार नाशी तो वो पिछले वाले भी है बेचारे, ये भी तो है जैव खरपतवार नाशी, है ना। तो ज्यादा सही शब्द क्या है? कवक शाकनाशी। इनको कहते हैं माइको हर्बिसाइड। बताओ कवक की खोज किसने की? माइकेली ने। इसीलिए कवक विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। जहां भी माइको शब्द दिखाई देगा वो चीज किससे संबंधित है? कवक से। तो माइको हर्बिसाइड मतलब कवक शाकनाशी, है ना। ऐसी कवक जो शाकनाशियों की तरह कार्य करती है। अब विश्व का सबसे पहला, है ना, ये डिवाइन नहीं है, ये डिवाइन है। अंग्रेजी में डिवाइन बोलते हैं ना, वो है ना, पर हिंदी में डिवाइन लिख देते। अब ये डिवाइन जो है, ये सबसे पहला कवक शाकनाशी था। ये प्रश्न ज्यादा आने की संभावना है कि सर्वप्रथम किस कवक शाकनाशी का प्रयोग किया गया? डिवाइन का। फिर दूसरा होता है हमारे पास कोलेगो। ये कुछ किताबों में लिखा है, कुछ में नहीं लिखा है ना। कोलेगो की जगह बायोमल लिखा हुआ है। फिर तीसरा होता है बाइपोलेरिस और चौथा होता है बाइलोफॉस। बाइपोलेरिस और बाइलोफॉस को ही बायोमल भी कहा जाता है। चलो 4 लिख देता हूं, है ना। अब जो अपनी सस्ती वाली किताबें आती है ना, 200-250, सीधे सुपरवाइजर डायरेक्ट बनने वाला सिस्टम, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। और एक होता है बायोमल। तो ये बायोमल जो है ना, ये इसी का नाम है। किसका नाम है बेटा? ऐसा टीके दास में लिखा हुआ है कि जो कोलेगो है वही क्या है? बायोमल। ठीक है। तो अपने ध्यान रखना है, मैं 5 को अलग अलग लिख देता हूं, पर ये बात जिंदगी में याद रखना है कि जो बाइपोलेरिस है ये बहुत सारी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, और ये जो बायोमल है ये के कोलेगो का ही दूसरा नाम है। अब ये जो कवक शाकनाशी है, इसके अंदर क्या मिलेगा हमको? कवक मिलेगी, फफूंदी जिंदा, उसको खेत में छिड़केंगे और वो
खरपतवार के पौधों में रोग पैदा करके उनको मार देगी। तो इनमें कौन कौन सी कवक मिलेगी वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो डिवाइन में पूछे कोई तो फाइटोप्थोरा पॉमीवोरा, कौन सा वाला? फाइटोप्थोरा और पॉमीवोरा, ये कवक का नाम है। कोलेगो में कौन सी मिलेगी? कोलेटो ट्राइकम ग्लोयोस्पोरोइड्स। बाइपोलेरिस में मिलेगी बाइपोलेरिस सोर्गिकोला। और बाइलोफॉस में मिलेगा आपको स्ट्रेप्टोमाइकस हाइग्रोस्कोपिकस। तो ये भी याद तो तुम करोगे ही, है ना। अब देखो, नींबू वर्गीय उद्यानों में एक खरपतवार लगता है जिसको कहते हैं मोरेनिया ओडोराटा। क्या कहते हैं बेटा? अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्ट्रेंगल वाइन, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरेनिया ओडोराटा। और इस मोरेनिया ओडोराटा का नियंत्रण हम कैसे करते हैं? फाइटोथोरा पॉमीवोरा से, जिसको मार्केट में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। कोलेगो का प्रयोग कई बार जो है धान की फसल में बहुतायत में भी किया जाता है ना। बाइपोलेरिस सोर्गिकोला, सोर्गम हेलिपेंस किसका नाम है बेटा? बरू घास के नियंत्रण में। और साधारण वनस्पति के लिए तो मैं चाहता हूं कि ये अगर तुम याद करोगे तो एक तो तुम्हारे टेंशन बढ़ जाए दिमाग में, तो इसको लिखूं कि हटा दूं? हटा दूं? लिख लो तुम, तुम्हारा मन पढ़ लेना, नहीं हो तो मैंने तो पढ़ा दिया। चलो, अब इसमें से याद क्या करना है? सर ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम, क्या याद करना बेटा? है ना। पर अपने को यह भी याद करना है कि जब कवक का प्रयोग नाशी के रूप में किया जाता है तब इसको क्या कहते हैं? कवक शाकनाशी या माइको हर्बिसाइड। अब इनमें से कवक कौन सी है? फाइटोप्थोरा, कोलेटोट्राइकम, बाइपोलेरिस और स्ट्रेप्टोमाइकस, ये कवक है। और ये इनके व्यापारिक नाम है जिस नाम से मार्केट में ये मिलते हैं, है ना। चलो लिखोगे? ये भी बताऊं क्या स्टारवेशन टेस्ट? कीट को 24 घंटे भूखा रखकर मैंने इसका नाम रखा वफादारी परीक्षण। पुराने जमाने में है ना, जब डाकुओं की गैंग में कोई भर्ती होने जाता था तो उसको एक टेस्ट देना पड़ता था, और वो टेस्ट कुछ भी हो सकता था। अब आजकल की गैंग से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, वहां भी देना पड़ता होगा। तुमको है थोड़ी बहुत जानकारी? बताओ कितना है? इतना अंतर है, बस इतना। कितना है? देख लो ध्यान से, ये क्या लिखा है? हैं? क्या लिखा है? इतना सा अंतर है और मतलब ही बदल जाएगा, है ना। ऐसे शाकनाशी जिनका बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं हम लोग? ये बहुत ज्यादा तीव्र केमिकल्स होते हैं, इस कारण से इनको आधा किलो 1 किलो नहीं डालते हैं, इनको ग्राम्स में डालते हैं। किस में डालते हैं? है ना, लिखो माइक्रो हर्बिसाइड। लिखो इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा, इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा प्रति हेक्टेयर, इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। ठीक है। जैसे सल्फोसल्फ्यूरॉन कितना डलता है बेटा? 20 से 40 ग्राम। कितना डलता है? किलो में लिखना हो तो 1000 भाग लगा देना। काय का भाग लगाएंगे?
एक आ जाएगा। ठीक है, फिर मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल का कितना प्रयोग करते हैं? 4 ग्राम करते हैं ना, 2 से 4 ग्राम। और प्रेटिलाक्लोर प्लस क्लोरीमिरॉन, इसका भी 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर। ये सक्रिय तत्व पढ़ेंगे अपन। ये किस में प्रयोग होगा बेटा? गेहूं में। कौन से खरपतवारों के लिए? सक्रिय पत्ती वालों के लिए। और ये गेहूं में छोटी पत्ती वाले। और ये धान में प्रयोग होता है। मैं तेरा सुपरवाइजर मत बनो तो बाबा बन जाना। और बबूत के एक ढेर में सल्फोसल्फ्यूरॉन मिला दो, एक में मेट सल्फ्यूरॉन मिला दो, और एक में प्रेटिलाक्लोर क्लोरीमिरॉन। कोई आके कहे कि बाबा मेरे खेत में गेहूं सा बहुत हो गया, मुट्ठी भर के दे दो, जा बेटा 1000 लीटर पानी में घोल के डाल देना। कोई आ जाए छोटी पत्ती वाले हो गए, चुटकी भर दे दो, जा बेटा 1000 लीटर पानी में डाल के छीट देना। कोई आ जाए बाबा मेरी सास बहुत परेशान करती है, जा बेटा बाबा 6 महीने इरेडिकेशन या उन्मूलन। ये जेईटी में पूछा हुआ प्रश्न है, इरेडिकेशन। लिखो, किसी क्षेत्र से सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना। किसी क्षेत्र से सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना। अब मैं तुम्हारे को ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं लिखवाऊंगा, तुम्हारे समझ में नहीं आती, डायरेक्ट बोलूंगा जैसे बातचीत करते वैसे। किसी क्षेत्र से सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। इसमें इसमें धन श्रम समय अधिक लगता है एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए अच्छी विधि नहीं माना गया। लिखो, इसमें धन श्रम समय अधिक लगता है एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पूरा बोलो फिर से, किसी क्षेत्र से सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना इरिडिकेशन कहलाता है। इसमें धन श्रम समय अधिक लगता है, धन श्रम समय अधिक लगता है एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये वही बात हो जाएगी फिर हरे राम काका जैसे एक एक उखाड़ देते हैं ना, वही मामला है। अभी एआई पे जाएंगे अपन, ये खत्म करने वाला टॉपिक, इसके बाद उसी पे जाएंगे। फिर लिखो IWM, एकीकृत समन्वित या समेकित खरपतवार प्रबंधन। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। शॉर्टकट में क्या कहते हैं बेटा? IWM। देखो आई बहुत जगह आता है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड का मतलब जितनी भी विधियां हैं उनको पहले अध्ययन करो, फिर उनमें से जो जो काम किए उनका एक कॉम्बिनेशन बना लो। कैसा कॉम्बिनेशन? जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है, साथ ही साथ अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती। अब मैं परिभाषा बना बोलता हूं, तुम लिखो, खरपतवार नियंत्रण की सभी विधियों का है, खरपतवार नियंत्रण की सभी विधियों का ऐसा समायोजन तैयार करना। बोले सर समायोजन क्या होता है? कॉम्बिनेशन। अब समझ में आ गया? खरपतवार नियंत्रण की सभी विधियों का ऐसा समायोजन तैयार करना जिससे धन श्रम एवं समय की बचत होती है, जिससे धन श्रम एवं समय की बचत होती है एवं पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। जिससे धन श्रम एवं समय की बचत होती है एवं पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। नीचे वाली लाइन में लिखो, यह सबसे प्रभावी उपाय है। यह प्रश्न भी आता है कि खरपतवार नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? IWM, है ना? यह सबसे प्रभावी उपाय। मुझे बताओ कि खरपतवार नियंत्रण की किन विधियों में पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती? जैविक, भौतिक, यांत्रिक में भी कोई हानि नहीं, केवल किससे पहुंचती है? रासायनिक नियंत्रण। भौतिक में भी पहुंच सकती है, अगर आग में जला दिया अपन ने, देखो पानी में डुबाते मृदा भौतिक दशा खराब हो जाती है ना?
समझ रहे हो कि नहीं? सोलराइजेशन करते हैं, मृदा सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, तो उसमें भी पर्यावरण को थोड़ी बहुत हानि तो होती है। तो जैविक में नहीं होती। और IWM, ठीक है, IWM में उत्तर लगाना। अब जहां भी आई लिखा हो वहां यही लाइनें ऐड करना है। जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उसमें क्या लिखेंगे कि पोषक तत्व प्रदान करने की सभी विधियों का ऐसा समायोजन तैयार करना जिससे धन श्रम समय की बचत होती है और पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी वही लिखना है। समझे कि नहीं समझे? अब अपन क्या करेंगे इसमें अब एक इसको कहते हैं प्रैक्टिकल पे आना। थ्योरी पढ़ ली अपन ने, प्रैक्टिकल कैसे करना है? खेत को साफ करना है, आवारा पशुओं को नहीं घुसने देना है, कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करना है, बीजों को साफ करके बुआई करना है, नहरों के आसपास की सफाई करना है ना? फिर भी खरपतवार उग जाए तो उनका जैविक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण करना है। ये सब करने के बाद भी यदि आवश्यकता महसूस हो तो रसायनों का प्रयोग किया जा सकता। समझ गए? इसी को क्या कहेंगे अपन? इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ठीक है, चलो अब यहां पर बार बार एक शब्द अपन ने पढ़ा, सक्रिय तत्व। एक ही बार में समझ में आ जाएगा ना, और एक बार में नहीं आया तो फिर और उलझ जाओगे। ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट। शॉर्टकट में क्या कहते हैं बेटा? AI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं है ना, ये उससे बहुत पुराना वाला AI। तुमने कभी हल्की फुल्की केमिस्ट्री पढ़ी क्या? नहीं। एक शब्द आता विलियन है, और विलियन बनाने के लिए दो चीजें हमको चाहिए, एक तो विलायक और दूसरा विलेय। जो ज्यादा मात्रा में हो वो हमेशा क्या होता है? हाँ, विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो। अच्छा, दोनों में से ज्यादा कीमती कौन है? जैसे मैंने नमक को पानी में घोल दिया, बताओ विलायक कौन है? पानी है। और विलेय कौन है? तो ये जो नमक है यही क्या है इस घोल का? सक्रिय तत्व है। नहीं आना समझ में? कि जब भी हम शाकनाशी का कोई डब्बा मार्केट से खरीद के लाते हैं तो वो शुद्ध रूप में 100% शुद्धता के साथ नहीं मिलता है। उसमें दो चीजें मिलती है, एक विलायक और एक शाकनाशी। तो जो शाकनाशी वही क्या है? तो किसी विलयन में उपस्थित विष की वह वास्तविक मात्रा जो खरपतवारों को मारने के लिए जिम्मेदार है, उसको क्या कहा जाता है? सक्रिय तत्व कहा जाता है। अब देखो इसको एक उदाहरण से समझते हैं, है ना? हरे राम काका ने घनश्याम को फोन लगाया। क्या फोन लगाया? कि भाई ये जो गेहूं सा है, या तो तू मेरे को कोई दवाई का नाम बता दे, नहीं तो मैं फिर खेत में घुस घुस के उखाड़ूंगा। और तुमको पता है अगर वो खेत में घुसते तो क्या होता है? आवारा सांड की तरह घूमते हैं फिर। तो उसने कहा कि आइसोप्रोटीरॉन डाल दो। क्या डाल दो बेटा? कितना डालना है? 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर। अब तुम मालूम है एक शाकनाशी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से मिलते हैं। जैसे अपन पैरासीटामोल लेने जाते हैं तो मार्केट में कितने प्रकार की गोली के अंदर पैरासीटामोल है? डोलो के अंदर क्या है? क्रोसिन के अंदर क्या है? विक्स सेक्शन 500 के अंदर, पैरासिप के अंदर 200 से ज्यादा कंपनियां हैं, अलग अलग 250 mg, 500 mg, 650 mg, इस प्रकार से। वैसे ही ये जो आइसोप्रोटीरॉन है ये भी अलग अलग नाम से मिलता है। मान लो कि एक का नाम रख दिया किसी ने बलराम, एक का नाम रख दिया भीम, एक का नाम रख दिया दबंग। ऐसे ही आते हैं शाकनाशियों के नाम। कंपनियों को, किसानों को पता नहीं क्या ही समझती। मूवीज के नाम रख, बाहुबली, मिसाइल, मतलब खेत में युद्ध हो रहा है। तो उसने पूछा कि ये क्या भाव है? बोले 1000 रुपए लीटर। ये 500 रुपए लीटर, और ये 200 रुपए लीटर। उन्होंने कहा लाओ दिखाओ। उन्होंने देखा, हरे राम काका कितने पढ़े लिखे आदमी, तुमको पता है कि नहीं? हाँ, उस डब्बे पे ऐसा लिखा हुआ था। अब बताओ किसान आदमी क्या करेगा? बताओ। जो सस्ता वो खरीद लाएगा। वो खरीद लाए दबंग 200 रुपए का। बोले 1 लीटर। बोले नहीं 1 लीटर नहीं चाहिए, 750 ग्राम। इस 50% का मतलब यह है कि 1 लीटर लाओगे तो इसमें आइसोप्रोटीरॉन कितना है? आधा लीटर। इस 20% का मतलब है कि 1 लीटर लाओगे तो आइसोप्रोटीरॉन कितना है? 200 ग्राम। और इस 10% का मतलब है कि 1 लीटर लेके आओगे तो 100 ग्राम। डालना तो कितना था? ये कितना डाल दिया? 750 ग्राम। तो 75 ग्राम आइसोप्रोटीरॉन डाला, और फिर घनश्याम को फोन लगा, गालियां दी। ये तो ऐसी दवाई बताता है, मरते ही नहीं है, कुछ आता है, कैसी पढ़ाई करता है। ज्यादातर गांव में किसान यूं ही कहते हैं। हमने वो पूछा था कृषि विभाग वालों से, उन्होंने दवाई बताई, उसे मरा ही नहीं। अरे मरा क्या नहीं है, तुम खुद मरे पैसों के लिए। तो बताओ ये कितना डालना पड़ेगा, ये कितना डालना पड़ेगा, ये कितना डालना पड़ेगा? सब अलग अलग मात्रा में डालना पड़ेगा क्या? ये वाला कितना डालना पड़ेगा? 1 लीटर लाएंगे तो आधा किलो मिलेगा, फिर आधा लीटर लाएंगे तो 250 ग्राम और मिल जाएगा, 3 पाव। कितना डालेंगे? 1.5 लीटर। ये वाला डालना हो तो 1 लीटर में 2। समझ में नहीं आया ना? वही समस्या है, यही मेन समस्या ये है। आगे बात समझ में? समस्या कहां है? एक रीजनिंग पावर होती है। क्या होती है बेटा? जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि 3 बजे घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनता है? यही समस्या है। क्या समस्या है? यही समस्या है। विदेशों में इनके लिए अलग स्कूल पाए जाते हैं।
अरे आदमी इमेजिन नहीं कर पाता, बताओ ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो वही समस्या है कि अपन सोच ही नहीं पाते। अब सुनना फिर से ध्यान से, जहां भी ग्राम किलो गिनती लिखता हूं लोगों को लगा मैथ्स आ गया। अरे मैथ्स नहीं है, रीजनिंग है ना। देखो, सक्रिय तत्व का मतलब होता है कि किसी पदार्थ में कितनी मात्रा में शाकनाशी मिलाया गया है, वो प्रतिशत मात्रा ही क्या कहलाती है? सक्रिय तत्व, है ना। कुछ कुछ रसायन बहुत ज्यादा तेज हो, पैरासीटामोल है, एक बूंद लेके अगर मुंह में टपका लोगे भीरू बन जाओगे, जीभ जल जाएगी, पेट तक नहीं जाएगा। बुखार उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। क्या करते हैं? गोली बनाते हैं चूने से, कैल्शियम से, फिर उसके ऊपर एक बूंद क्या टपका देते हैं? पैरासीटामोल। वो भी शुद्ध नहीं होता, पानी में घोल के गोली के अंदर उतर जाता है, फिर अपन गोली खाते हैं, वो धीरे धीरे गल जाती है, पैरासीटामोल मिल जाता है। तो क्या कैल्शियम मिलाना जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि शुद्ध रूप में कोई भी चीज नहीं ले सकते। वैसे ही शुद्ध रूप में सक्रिय तत्व का डायरेक्ट छिड़काव, तुम सोचोगे 4 ग्राम अपने को डालना मेड सल्फ्यूरॉन, कितना होगा 4 ग्राम? विमल जितने पाउच में आ जाएगा। अब बताओ 1 हेक्टेयर में कैसे डालूं मैं उसको? यूं। फिर क्या करना पड़ेगा? पानी में मिला के। अरे 4 ग्राम सक्रिय तत्व डालना, जब मैं डब्बा लेने जाऊंगा ना मार्केट में, तो वो कम से कम 250 ग्राम का पाउडर अपने को देगा, ताकि पानी में मिला तो पाए उसको। 4 ग्राम कितना होता है? इतना सा, है ना। तो वो क्या करते हैं, उस 4 ग्राम को पहले 1 किलो आधा किलो किसी पदार्थ के अंदर पहले से घोल बना के रखेंगे, फिर अपने से कहेंगे कि 1 ढक्कन 1 टंकी में फिर डालना है। तो पदार्थ की मात्रा बढ़ाना आवश्यक है ना। पर अपने को ये पता होना चाहिए कि जितना खरीद के लाए उतनी मात्रा में काम की चीज नहीं, उसमें काम की चीज तो ग्राम्स में है। उस पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? वास्तविक जहर को, है ना। अब वो अलग अलग प्रतिशत मात्रा में आता है, अपने पता लगाना है कि कितना प्रयोग करना है। तो पहले सक्रिय तत्व की परिभाषा लिखो, फिर इससे संबंधित सवाल करेंगे, तब जाके तुम्हारा डाउट क्लियर हो। लिखो। विमल का नाम सुन के इतनी खुशी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी किसी और हाँ, बेचारे ये भाई लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है, इनको पता है कि वो जहर है, कैंसर का कारक है। चलो लिखा, सक्रिय तत्व या एक्टिव इंग्रेडिएंट। मुझे पूछते हो बायोलॉजी और केमिस्ट्री वालों, एग्रीकल्चर वालों की समस्या क्या है? मैंने कहा बस यही समस्या है। लिखो, किसी विलियन में उपस्थित किसी विलियन में उपस्थित विष की वह मात्रा, किसी विलियन में उपस्थित विष की वह मात्रा जो खरपतवारों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ये 2020 के नोट्स पढ़ रखा है तो मेरे, फिर 23 के। किसी विलियन में उपस्थित विष की वह मात्रा जो खरपतवारों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, क्या कहलाती है? सक्रिय तत्व कहलाती है। मतलब जो जहर है वही क्या है? सक्रिय तत्व, और बाकी तो कचरा है ना, विलायक पदार्थ। अब अपने को यहां करना है न्यूमेरिकल के सवाल। क्या करना है बेटा? न्यूमेरिकल के सवाल। न्यूमेरिकल समझते तुम? हाँ, जहां जोड़ घटाव गुणा भाग करना पड़ेगा तो एक सूत्र है बेटा, यही उर्वरक की मात्रा का भी सूत्र है और यही खरपतवार नाशी या शाकनाशी की मात्रा का भी सूत्र है। दोनों सूत्र एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। सूत्र का नाम क्या है? रसायन की वह मात्रा जो अपने को देना है खेत, मतलब मार्केट से जो खरीद के लाना है वो मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, यहां लिखेंगे अपन सिफारिश की दर। सिफारिश की दर किसको कहते हैं बेटा? इसमें 100 का गुणा करना है और सक्रिय तत्व के प्रतिशत का भाग लगाना, और अगर कोई कहते 5 हेक्टेयर तो फिर उससे गुणा कर देना। यहां लिखेंगे देना चाहता है गुणा 100 बटे सक्रिय तत्व गुणा हेक्टेयर। पर जो देना चाहता है वो हमेशा लिखा रहता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहता है। ठीक है, अभी तक तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आया, मैं समझाता हूं। मान लो किसी कृषि वैज्ञानिक ने तुमसे कह दिया कि 750 ग्राम आइसोप्रोटीरोन सक्रिय तत्व लाके डालना है। क्लियर मामला? तुम कोई सा भी 750 ग्राम लाके डाल सकते हो क्या? तो तुमको यह पता लगाना पड़ेगा कि अगर उसके अंदर 50% मात्रा में सक्रिय तत्व है तब कितना डालना है, 20% है तब कितना डालना है, 10% है तब कितना डालना है। ठीक है, तो अपने को इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। दर तो क्या बता दिया अपने को? 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलो में ही लेना हमेशा। इसमें काय का गुणा करेंगे, बटे में क्या लिख दूं? जो डब्बे पे लिखा हुआ है वही यहां लिखना है। 50%, ये लो 50%। अब मुझे एक बात बताओ, ये 50 और 100 कटेंगे क्या? कि नहीं कटेंगे? कट जाएंगे। कितनी बार? 750 ग्राम और 750 ग्राम को जोड़ेंगे क्या होता रहेगा? 1.5 किलो। बस यही खरीद के लाना, ये हो गया काम खत्म। इतना आसान सवाल है जो वहां परीक्षा में तुमसे नहीं होता है। लिखो, देखो अभी तुमको सवाल करवाता हूं मैं।
और जब तक आखिरी आदमी नहीं हो जाए तब तक करवाता रहूंगा। तुम्हारे मन में जो डर है ना गणित को लेके, अरे बाप रे, वो जिस दिन निकल गया उस दिन गणित आ जाएगा, तुम कुछ नहीं करना रहता है, यूं ही डरते रहते। उर्वरक का भी सेम है, जितनी नाइट्रोजन देना चाहता है उसको यहां लिख दो, यूरिया का 46% यहां लिख दो, वो भी सक्रिय तत्व ही है। पोषक तत्व भी क्या है? सक्रिय तत्व। अच्छा मुझे बताओ, 1 लीटर पानी में अगर 100 ग्राम नमक डाल दिया तो कितने प्रतिशत का घोल बना? 10% का। तो सक्रिय तत्व का प्रतिशत कितना हुआ? बस वही सिस्टम है। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी मिला दी, कितने प्रतिशत हुए? 5%। तो वही सक्रिय तत्व का प्रतिशत है ना। तो कोई आपसे पूछे शरबत में सक्रिय तत्व क्या है? शक्कर। नमक के घोल में सक्रिय तत्व क्या है? नमक। शाकनाशी के घोल में सक्रिय तत्व क्या है? शाकनाश। नहीं आया समझ में? अब अभी भी नहीं आया? किसको नहीं आया? हाथ खड़ा करो, देखो। हो, तू खड़ा हो जा। अरे तू क्यों खड़ा? तेरे को तो आ गया ना। हाँ चल, वेरी गुड, इधर आ। अरे रुक जाओ यार, उसको समझा, उसको है ना खाली ये शब्द जिंदगी में पहली बार दिखाई दिया, इस कारण से समझ में, बाकी और कोई समस्या? ये आजा, हाँ जा। ये क्या है? पानी की बोतल। इसमें कितना पानी आता है? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी पी जाता हूँ। बोतल तो 1 लीटर की है ना। अब इस 1 लीटर पानी के अंदर मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा नमक डाल दूं। अब मैंने क्या डाल दिया इसमें? कितना डाला? कितना डाल दिया? अब मैं पानी पी सकता हूँ क्या? क्योंकि इसके अंदर क्या डल गया? वो नमक जो है इस घोल का सक्रिय तत्व, क्योंकि पानी तो हर जगह मौजूद है। काम की चीज क्या डाल दी इसमें? नमक डाल दिया। अब अपने को ये देखना है कि ये नमक कितने प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है? 10%। है ना। कैसे निकालते हैं कि अगर 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम नमक डाला जाए तो ये 1%। ठीक है। वो समस्या वहां है, समस्या और कहीं समस्या नहीं, प्रतिशत निकालने में समस्या है ना। तो 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम नमक डालें तो 1%। 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम नमक डाले तो 10%। 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम नमक डाल दे तो 100%। अब 200 ग्राम पानी में 2 ग्राम नमक डालेंगे तो 1%। चल मैं तो प्रतिशत समझा जा, मुझे पता चल गया तेरी समस्या क्या है। गंभीर समस्या है। तो में से कितने लोगों को प्रतिशत समझ में ही नहीं आता है? ईमानदारी से बताओगे तो ज्यादा देर समझाऊंगा, और एक आदमी हाथ खड़ा करा 2 मिनट समझा खत्म कर दूंगा। प्रतिशत समझ में आता है तो हाथ तो खड़ा कर, मैं गिनूं तो सही कितने हैं। अरे ये क्या है रे यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। हाँ। अब अपने पास दो तरह की जनसंख्या, एक को समझ में आता है और एक को, है ना। तो मैं थोड़ी देर समझाऊंगा, एक बार ध्यान से सुनना, हो सकता है तुमको कुछ और समझ में आ जाए, है ना। प्रतिशत का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है बेटा? जिसको अपन अनुपात कहते हैं उसी को प्रतिशत कहते हैं। कोई अंतर, खाली प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। अब देखना, गणित एक बहुत अजीब सी भाषा है। कैसी भाषा है? अजीब सी। ये एक रोटी है, कितनी है बेटा? एक। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिखते हैं 100%। क्या लिखते हैं? इसको 1/1 भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मतलब इस एक का एक ही भाग है, एक ही मालिक है, तो ये 100%। ठीक है। अब मान लो कि रोटी तो एक है पर भूखे दो है, तो अपने क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करेंगे? आधी। एक के 2 बटे कर देंगे, तो ये ऊपर वाला आधा भाग क्या कहलाएगा और नीचे वाला आधा भाग? पक्का? सच बताना। यहां तक समझ में आया? बस इतना आ गया तो फिर सब समझा दूंगा। तो ये जो पीला पीला भाग, ये कितना भाग है? 1/2। पर गणित में अगर 1/2 कर देते हैं तो उत्तर आता है 0.5। मतलब ये नीचे वाला भी 0.5 है और ऊपर वाला भी। पर अगर मैं 100% के 2 भाग करूं तो फिर ये 50% है। मतलब ये वाला आधा भाग भी 50% है और ऊपर वाला आधा भाग भी 50%। मतलब अगर मैंने आधी रोटी किसी को दे दी तो वो कितनी हो गई? 50%। वेरी गुड। या इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? क्या ये सारी संख्याएं बराबर है यहां से वहां तक? ऐसी अजीब सी एबली भाषा है गणित, है ना। एबला समझते हो तुम? हाँ, जो परेशान करे, जैसे मैं। पर इसके 3 टुकड़े अगर हम कर दें, कितने कर दें बेटा? तो ये एक टुकड़ा क्या कहलाएगा?
1/3 क्या कहलाएगा? अगर 1 में 3 का भाग लगा दूं तो उत्तर क्या आएगा? 0.33। वो कभी खत्म नहीं होने वाला 3 है ना, लगाते ही जाओ। अच्छा, इसको मैं 100/3 कर दूं, प्रतिशत में क्या आएगा? 33.33, फिर अनंत। या इसको साधारण रूप से क्या लिखा जाता है? इतना समझ में आ रहा है क्या? सच सच बताना। वेरी गुड। अब 4 कर देंगे तो 1/4 0.25 25%, 1/4। 10 टुकड़े कर दे तो 1/10, प्रतिशत में कितना आएगा? 10%, है ना। इस तरह से कोई भी चीज को अपन प्रतिशत में बांट सकते हैं। पर अब यहां बात आ रही है कि अपने पास 1000 ग्राम है, 2000 ग्राम है, 10,000 ग्राम। अब अपने को प्रतिशत दूसरी तरह से समझना पड़ेगा। ये जो प्रतिशत शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या कहलाता है? प्रति। और दूसरा क्या कहलाता है? शब्द। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। मैं कहूं कि हर 100 में से 2 लोग सुपरवाइजर बनते हैं, मतलब कितने प्रतिशत बनते हैं? 2%। मैं कहूं 100 में से 10 आदमी सुपरवाइजर बनते हैं, 100 में से 50 बन जाते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। अब मान लो मैं कहूं कि 1000 ग्राम पानी में, है ना, उसको मिलीलीटर लिखते हैं, हालांकि ग्राम और मिलीलीटर पानी का भार एक जैसा ही होता है ना। कितना पानी है? अपने को कितना नमक डालना था? 100 ग्राम। अब अपने को तुलना करना, ठीक है। अगर 100 ml पानी के अंदर 10 ग्राम नमक डाला जाए तो कितने प्रतिशत का घोल बने? 10%। फिर से 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम नमक डालेंगे तो 1%, मतलब 100 में से 1। 100 में से 2 ग्राम हो जाए तो 2। 100 में से 3 ग्राम हो जाए तो 3%। 100 में से 4 ग्राम हो जाए तो 100 में से 5 ग्राम हो जाए, 100 में से 10 ग्राम है तो। अच्छा, एक बार 100 ml पानी लिया, 10 ग्राम नमक डाला। अगर मान लो मैं 200 ml पानी लूं, फिर कितना नमक डाल दूंगा? तो भी प्रतिशत कितना रहेगा? 300 ml पानी लूं तो फिर भी प्रतिशत कितना है? 500 ml पानी लूं तो फिर भी प्रतिशत कितना? 1000 ml पानी लूं तो फिर भी प्रतिशत है। 1000 ml पानी में 100 ग्राम नमक मिलाएंगे तो कितने प्रतिशत आएगा? 10%। इसको कैसे करते हैं? देखो, 100/1000, ये टॉपिक भी है अपना। हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। अब देखो इधर, अभी है टाइम। जब हम मार्केट से कोई भी शाकनाशी लाते हैं तो अपने को हो सकता है वो बोतल में लिक्विड दे दे, हो सकता है वो डिटर्जेंट की तरह पाउडर दे दे, बहुत अलग अलग रूपों में दे सकता है। तो कितने रूप में आता है उसी को हम क्या कहते हैं? है ना, ठोस, द्रव, गैस, किसी भी रूप में दे सकता है। तो सबसे पहला जो निरूपण होता है उसको हम कहते हैं ईसी या एसएल। ईसी का मतलब इमल्शन कंसंट्रेशन और एसएल का मतलब होता है सोल्यूबल लिक्विड। मतलब वो अपने को लिक्विड दे रहा है, द्रव दे रहा है, जिसको पानी में घोलना है और छिड़काव का। क्लियर है मामला? फिर दूसरा निरूपण होता है डब्ल्यूपी या एसपी, वेटेबल पाउडर या सोल्यूबल पाउडर, घुलनशील चूर्ण। मतलब अपने को क्या देगा? पाउडर देगा, शक्कर की तरह, नमक की तरह, या अपन कहेंगे बारीक ऐसा पाउडर रहता है जिसके कणों का आकार 3 माइक्रोन होता है। इतना बारीक के पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और इसका आपने क्या करना है? छिड़काव। या तो वो फिर दानेदार संरचना दे सकता है, यूरिया दानेदार संरचना है, डीएपी दानेदार संरचना है। तो ऐसी रेत के समान पदार्थ देता है जिसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, पानी वानी में घोलना, उसको ऐसे ही मिट्टी में फेंक देना है ना। जी वाले में कुछ भी वो लोग पहले से मिला के रखा उन्होंने, अपने को तो फेंकना है उसको डायरेक्ट, रेडी टू यूज। एक आता है फ्यूमिगेंट्स, धूम्रकनाशी। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो खेत में जाते हैं और वहां जहरीली गैसें छोड़ते हैं, जो श्वसन तंत्र में जाके सभी खरपतवारों के बीजों को नष्ट कर। और बीजों भी श्वसन होता है, बीजों के अंदर जो भ्रूण होता है वो सांस लेता रहता है ना। जैसे चूहा मारते हैं ना सेल पॉस, एक बिल के अंदर 2-3 गोली डाल देते हैं, बंद कर दे, चूहा बेवकूफ है, बदबूदार गोली खाएगा? नहीं खाएगा। पर क्या होता है कि जैसे ही वो गोली उस बिल में जाती है, वहां की ऑक्सीजन से क्रिया करती है और फॉस्फीन गैस बनाती है, और वो गैस धीरे धीरे पूरे बिल में फैल जाती है। चूहा जहां सांस लेता है वो उसकी आखिरी सांस होती है ना। तो जब भी अपन कोई डब्बा खरीद के लाएंगे तो हो सकता है उसके ऊपर ईसी या एसएल लिखा हो, इसका मतलब द्रव अवस्था में, डब्ल्यूपीएसपी लिखा है, इसका मतलब ठोस अवस्था। ठोस मतलब पाउडर के रूप में। इन दोनों को पानी में घोल के प्रयोग किया जाए। जी वाले में पानी। एक और होता है डस्ट। क्या होता है बेटा? तुमने देखा कभी कभी किसान सल्फर की धूल खेत में उड़ा देता है, पानी मिलाता है क्या? तो जो जो धूल के रूप में सूखे प्रयोग किए जाते हैं, ये क्या है? डस्ट रूप। और धूम्रकनाशी में ऐसे रसायन जो जहरीली गैस छोड़ते हैं वो मिलती है। तो इसको डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, अपन वापस अपने उसी जगह चलते हैं यहाँ पे। अब मान लो अपन ने कहा कि एक किसान अपने खेत में 1.5 किलोग्राम एट्राजिन सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर देना चाहता है। रसायन की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि उस डब्बे पे 50% डब्ल्यूपी लिखा हो। कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले मुझे बताओ कितना देना चाहता है, तो मैं 1.5 लिख देता हूं। फिर जितना देना चाहता है, पहला काम क्या करूंगा उसमें 100 का, और फिर सक्रिय तत्व का प्रतिशत कहां लिख दूंगा? नीचे। अब गणित तो तुमको आना चाहिए ना। अगर गणित नहीं आएगा सुपरवाइजर कैसे बनोगे बताओ? अरे सुपरवाइजर टेक्निकल अधिकारी है, मुझसे कलेक्टर आके पूछ सकता है कि बताओ बनाओ 2% का गोल, भेरू बन जाता है, सस्पेंड कर देता है। तो सुपरवाइजर कैसे बना? पहले सर बता, मैंने रॉयल के नॉट पढ़ लिया था।
अब हमेशा अगर कोई हेक्टेयर नहीं दिया हो तो कितने हेक्टेयर की मात्रा ज्ञात की जाती है? 1 हेक्टेयर की ज्ञात की जाती है। करो इसको, कैसे हल करते हैं? देखो, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है कि गणित को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। कहां निकाल दो बेटा? देखो, 100 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो फिर यहाँ कहां दशमलव हटाना जोड़ना? 150 बटे, अब बताओ क्या उत्तर आया? ये आ गया 3। या तो इधर काट लो, 2, 1.5 दूनी। अब कई बार सर वैसे करवाते हैं, कई बार ऐसे करवा देते, बोले आप अलग अलग थोड़ी, सब एक जैसे ही है। चलो, अब मैं तुमसे कुछ सवाल दे रहा हूं और ये हल करना। अगर नहीं हल हो रहा है ना तो अपने रूम पार्टनर को, है ना, जाके रबड़ी खिलाओ आधा किलो और उसे गणित पढ़ो। हम शाकनाशी खरीदने जाएंगे तो हमको या तो ठोस अवस्था में देगा, या द्रव अवस्था में देगा, या धूल दे देगा, या दानेदार संरचना देगा। अगर कोई पैकेट बंद है तो हम कैसे पता लगाए कि इसके अंदर क्या है? तो अगर किसी के ऊपर EC लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? या SL लिखा हुआ है। अब EC का फुल फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग? इमल्शन कंसंट्रेशन। द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन, मतलब विलायक भी द्रव है और विलेय भी द्रव है। जो मुख्य पदार्थ है शाकनाशी वो भी द्रव अवस्था में है, जिसके अंदर उसको घोला गया है वो भी द्रव अवस्था में है। तो बोतल मिलेगी, पीना नहीं है। एसएल का मतलब सोल्यूबल लिक्विड या घुलनशील द्रव। ये भी कैसे मिलेगा? द्रव अवस्था में। इसको भी पानी में मिला दे। अच्छा मुझे बताओ, मैं पानी में अगर ऐसे 1 चम्मच घी डाल दूं और उसको जोर से मिला दूं, क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, वो छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में टूट जाएगा, जैसे दूध में वसा पायस के रूप में पाई जाती है। इस पायस को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मतलब विलायक और विलेय दोनों है तो उसी के अंदर, पर दोनों पूरी तरह से आपस में मिले नहीं है। जबकि सोल्यूबल लिक्विड में क्या हो गया है? दोनों आपस में मिल गए, जैसे नींबू के रस को पानी में डालते हैं और फिर मिला देते हैं, पूरी तरह से मिल जाता है। तो सोल्यूबल लिक्विड और इसी में थोड़ा सा अंतर है, पर नॉर्मली दोनों एक ही माने जाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है WP वेटेबल पाउडर, या SP सोल्यूबल पाउडर। दोनों का एक ही अर्थ है, घुलनशील चूर्ण पाउडर, है ना। ये शक्कर और नमक की तरह कार्य करते हैं, जो पानी में घुलने पर पूरी तरह घुल जाते हैं, क्योंकि इसके दानों का आकार या इसके कणों का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है, 3 माइक्रोन के आसपास। कितना होता है? फिर तीसरा नंबर आता है ग्रेन्यूल्स, है ना, दानेदार संरचना। जैसे नीम की खली है, अरंडी की खली है ना। ऐसी खलियों के अंदर उस शाकनाशी की मात्रा को पहले ही मिला दिया जाता है और फिर छोटे छोटे दानों की संरचना में बदल दिया जाता है। जब भी हम इसको खेत में डालते हैं तो इसमें पानी वानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको डायरेक्ट ले जाके मृदा में मिला दिया जाता है ना। ये ज्यादा से ज्यादा 5G 10G मतलब 10% से ज्यादा सांद्रता के नहीं मिलते। ठीक है। चौथा होता है D यानी डस्ट। डस्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? धूल, है ना। तो ये ऐसे रसायन होते हैं जो बारीक पाउडर के रूप में तो होते हैं, पर इनमें कभी भी पानी मिलाया, इनको ऐसे सूखा ही छिड़काव किया जाता है, जैसे सल्फर की धूल उड़ाते हैं, सल्फर डस्ट, है ना। इसको छिड़काने का एक यंत्र आता है जिसको कहते हैं डस्टर। देखा तुमने कभी? वो बहुत जोर से आवाज करता है, बुर्र बुर्र, नहीं देखा? अरे ज्यादातर लोग ऐसे यूं हाथ से फेंकेंगे सल्फर तो एक ही जगह गिर जाएगा, वो तो बर्बाद हो गया ना। तो फिर एक तुमने देखा वो जो कुल्हाड़ी बनाने वाले लोग हैं गाड़ोलिया समाज के, पहचानते हो तुम? उनके पास वो एक मशीन होती है हवा देने की, देखिए क्या नहीं देखिए, उसको घुमाते हैं हवा। डस्टर भी ऐसा ही यंत्र, उसमें एक पंखा लगा रहता है, उसको घुमाओ तो तेज हवा देता है, इधर से थोड़ा थोड़ा सल्फर गिरता है और हवा से पूरी जगह में फैल जाता है ना। तो पूरे खेत में और आदमी के ऊपर सल्फर ही सल्फर हो जाता है। थोड़ा बच के रहना, बहुत खतरनाक है सल्फर। और आखिरी होता है फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट किसको कहते हैं हम लोग? धूम्रकनाशी। प्रश्न आता है कि धूम्रकनाशी कहां प्रभाव डालते हैं? श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। सबसे ज्यादा फेमस कौन है? सेल्फॉस, नाम सुना तुमने कभी? है ना। इससे फॉस्फीन गैस निकलती है। ये खाने की चीज नहीं फिर भी खा लेते हैं लोग, बताओ यार। ये तो सूंघ लो तो भी काम हो जाए, है? चूहा मार दवाई है, जो आदमी अपने आप को चूहा समझता है वही खाता है ना। सबसे ज्यादा केस इसी के आते हैं हॉस्पिटल में। अब तो मिलती भी नहीं है, मिलती है जवान लोगों को नहीं देता, तो जान पहचान का हो कि हाँ ये नहीं मरेगा तो दे देते। आदमी सल्फर कर लेता है, सेल्फॉस, उसको नहीं लगता है कि आसान मौत हो जाएगी, फिर झटके खाता है, ऐसे उछल जाता है। एम्बुलेंस में ले जाओ ना तो इतनी जोर से झटका मारता ऊपर सर में टकराता बेटा। डॉक्टर भी मरने थोड़ी देते हैं, वो ये बिस्लेरी बोतल खोल के मुंह में रख के यूं दबाते हैं, पूरा पानी अंदर फिर वापस बाहर आता है। 100-200 लीटर पानी धो देते हैं उसको, और अगर गलती से बच गया है, अरे घर वाले नहीं, वो जिंदा लाश रहता है, वो जोर से सांस नहीं ले सकता, वो जोर से छींक नहीं, मर जाए कोई भरोसा नहीं उसका। उसको डॉक्टर मना कर देता है 5 किलो से ज्यादा वजन तो कभी उठा ही नहीं सकता, दौड़ना मत नहीं तो मर जाएगा। खेलकर पूरे सारे ऑर्गन खराब हो जाते, सारे किडनी लीवर फेफड़े, ये तो पता है ना चीज। परमानेंट डैमेज हो जाता है, डैमेज जिसको कहते हैं ना। उसका कलर भी चेंज हो जाता है, जब आदमी मरता है तो हरे रंग का हो जाता है, और बास मारता है इतनी बुरी कि उसको जलाने भी जाते हैं लोग कि तुम ही जला दो यार। इसको कहते हैं टॉक्सिसिटी ट्रायंगल। ऐसा देखा तुमने कभी? कहां देखा? वो मच्छर मारने की आती है उसके ऊपर, हर जहर के ऊपर इसको लगाना अनिवार्य है, ऐसा किसने कहा? भारत सरकार। तो ये अंदर से हमेशा कैसा होता है? ऊपर की तरफ व्हाइट। ये व्हाइट क्यों होता है ये बताओ पहले, बाकी तो मैं बता दूंगा लाल पीला नीला हरा सब। ये व्हाइट क्यों होता है?
शांति का नहीं है, ये रेफरेंस है। क्या है? अगर ये सफेद है मतलब रेपर के साथ कोई छेड़खानी ना, वो ठंड गर्मी बारिश रसायन के प्रभाव से प्रभावित हुआ है। अगर मान लो ये खुद ही पीला पीला पड़ गया, इसका मतलब कि ये लाल असली लाल नहीं है। कई बार क्या होता है, लाल रंग है, अगर बहुत लंबे समय तक धूप में रख दो तो पीले में बदल जाता है, उड़ने लगता है। तो किसान कंफ्यूज हो जाए कि लाल वाला है कि पीला वाला। इसलिए जब तक ये सफेद सफेद है तो जो दिख रहा है वो सही रंग है, अगर ये खुद ही डिस्टर्ब है तो जो दिख रहा है वो सही रंग नहीं। इसलिए रेफरेंस है। रेफरेंस समझते हो तुम? रेफरेंस का मतलब रेफरेंस का मतलब चुका है, अब दूसरी विधि देखना पड़ेगा क्या चीज है। ठीक है, अब ये अगर लाल है तो ये सबसे ज्यादा जहरीला है, और ये अगर पीला है तो लाल से थोड़ा सा कम जहरीला है, और ये नीला है तो थोड़ा और कम जहरीला है, और हरा है तो सबसे कम जहरीला है। तो कौन सा पीना चाहिए? कोई सा भी नहीं पीना चाहिए ना। तो प्रश्न आता है कि सर्वाधिक जहरीला कौन सा होता है? इसमें खोपड़ी भी बनी रहती है लाल वाले के साथ, कि सिर्फ खोपड़ी ही बचेगी? सर्वाधिक जहरीला कौन सा है? लाल है। और उसे कम अधिक जहरीला पीला, मध्यम जहरीला। जहरीला शब्द अच्छा लगता है मुझे, विषाक्त होना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं। और कम जहरीला तो मच्छर मारने वाली लाओ ना, तो हरी वाली लाना, नीली वाली ले आते हैं लोग। अरे वो पैसे देके सब पास करा लेते गवर्नमेंट से। अपने ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का, है ना। ज्यादा हरा वाला नीला वाला लाल वाला मत लेना, वो नहीं आता है मच्छर मारने में। अब मुझे बताओ ये कितना जहरीला, आपने कह तो दिया सर्वाधिक, तो एक शब्द आता है एलडी 50 mg पर केजी। अब ये तो पूरा साइंस ही हो गया। एलडी को कहते हैं लिथल डोज, घातक डोज, कितना हो सकता है ना। एमजी पर केजी का मतलब 1 किलोग्राम खरपतवार को नष्ट करने के लिए कितने मिलीग्राम पदार्थ की आवश्यकता होगी। फिर से पढ़ो एक बार, 1 किलोग्राम खरपतवार को नष्ट करने के लिए रसायन की मिलीग्राम में मात्रा जो उसकी जनसंख्या को आधा कर दे, पूरी तरह से नष्ट उसकी जनसंख्या को। तो यहां जहां हरा अपने को 5000 मिलीग्राम से भी अधिक चाहिए, वहीं अगर इसके स्थान पर नीले वाला प्रयोग करें तो ये 500 से 5000 मिलीग्राम पर्याप्त है। और इसकी जगह अगर अपन पीला प्रयोग करें तो ये 50 से 500 मिलीग्राम में ही काम कर देगा। और अगर लाल प्रयोग कर दिया तो मतलब इससे 10 गुना जहरीला ये है, और इससे 10 गुना जहरीला, और इससे 10 गुना जहरीला। और अपन असली किसान है, खतरों के खिलाड़ी। वो लाल डब्बा है, उस पर लिखा है उपयोग के बाद भूमि में 5 फीट की गहराई में दबा दे। तो आदमी सोचता है 1500 का डब्बा है तू, तुझे मैं छोड़ूंगा तो उसकी गर्दन काट देते हैं, और उसमें 2 छेद करते 180 डिग्री में, और एक तार बांध देते हैं। और ये ट्रायंगल पहले लाल रहता है, फिर पीला हो जाता है, फिर नीला हो जाता है, फिर हरा हो जाता है। उसका ऐसा उपयोग करते हैं कि वो भी शर्म के मारे, लिखो लिखो, शर्म से पानी पानी हो जाता है। देखो एक बता, देखो मान लो कि कोई एक पदार्थ है, एक शाकनाशी है ना। अब वो शाकनाशी 4 कंपनियां बना रही है, चारों एक ही नाम से बेचेगी, तो ग्राहक को पता ही चलेगा कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है। तो सब फिर कंपनियां अपना अपना प्रोडक्ट रखती है। जैसे कल मैंने बताया था, अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लिखता है पैरासिटामोल 500 mg। क्या लिखता है? पैरासिटामोल। अब अपन मार्केट में जाते हैं तो सामने वाला अपने को क्रोसिन दे देता है। अपन उससे लड़ सकते हैं क्या कि तूने पैरासिटामोल क्यों नहीं दी? वो कहेगा वही है भाई साहब, खाली नाम क्रोसिन है, अलग कंपनी। फिर दूसरे वाले के पास वही पर्चा लेके जाओ तो वो पैरासिप दे देता है। अपन यार ये अलग आदमी है यार। तीसरे वाले के पास जाओ, विक्स एक्शन 500 दे देता है, उसमें भी क्या है? पैरासिटामोल। चौथे के पास जाओ, वो डोलो दे देता है, उसमें भी क्या है? पैरासिटामोल। तो दवाई तो एक ही है, पर अलग अलग कंपनियों के व्यावसायिक नाम अलग अलग है। वैसे ही शाकनाशी जब मार्केट में लेने जाते हैं तो इनके कई प्रकार आते हैं। अपन एक एक ही लिखते हैं, ज्यादा ज्यादा 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 25-25 नाम लिखेंगे फिर याद नहीं होंगे, है ना। तो इधर की तरफ तो क्या लिखा हुआ है? शाकनाशी का वैज्ञानिक नाम। और इधर वो मार्केट में किस नाम से मिलता है, जैसे एलाक्लोर किस नाम से मिलेगा? लासो। फ्लूक्लोरेलिन को क्या कहते हैं? बेसा। तो बस ये याद करना, और क्या। और सारे इंपॉर्टेंट 18 है, जिसमें 17 इंपॉर्टेंट लगवाऊंगा मैं, तो फिर एक भी बचेगा। एलाक्लोर को क्या कहते हैं? लासो। सीमाजिन को एक्वाजिन, एट्राजिन को एट्राटॉफ, फ्लूक्लोरेलिन को बेसालिन, पेंडेमिथिलिन को स्टॉम, ब्यूटाक्लोर को मचेटी, पेराक्वेट को ग्रोमोक्सोन, और डाइक्वेट को रिग्लोन, और ग्लाइफोसेट को राउंडअप। राउंडअप आता है मॉन्सेंटो कंपनी का, जो कपास में बुआई के पहले प्रयोग किया जाता है। एक ही बार में सभी खरपतवारों को नष्ट कर देता है। प्रोपनिल को सारे टॉपिक कवर करे ऐसा जरूरी नहीं है। किताब लिखना एक बहुत अच्छा काम है राजस्थान में, मुझे भी कई लोगों ने सलाह दी। अभी एक तो थोड़े 4-5 दिन पहले देखे गया, उसने मेरे को बताया कि 2 लाख लोग वो जहां से फुहार निकलती है ना। अब नोजल अपने लगा दिया, अपने को मालूम ही नहीं कि किस प्रकार का नोजल है। तो क्या करते हैं, उसमें 3 बार हवा भरते हैं, फुस फुस फुस, और एक दीवार के पास ले जाके एक बार स्प्रे छोड़ते हैं। कितनी बार? अगर वो फ्लेट ऐसा चौड़ा फवारा चलता है उसमें। दूसरा